गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में बीएससी भाग प्रथम प्राणी शास्त्र की कक्षा का स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर वी.एन. पांडे आपको भ्रूणीय विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। इसमें हम गैमीटोजेनेसिस की प्रक्रिया पढ़ चुके हैं, वाइटलोजेनेसिस या पीतक निर्माण की प्रक्रिया भी हम पढ़ चुके हैं। अगला स्टेप इसी का है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अर्थात मेल और फीमेल गैमीट्स का मिलना, अर्थात स्पर्म और ओवम का मिलना। ये क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो क्रोमोसोम की संख्या पहले आधी हो गई थी, वो क्रोमोसोम की संख्या फिर से यहाँ पर नॉर्मल हो जाती है। आधे क्रोमोसोम स्पर्म से आ गए और जो आधे ओवम थे वो दोनों मिल गए और इस तरह से फिर से, जिसको 2n या डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं, उसको रिस्टोर कर लिया जाता है, जो कि पहले n हो गया था या हैप्लॉयड हो गया था। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया से दो कार्य संपन्न हो जाते हैं, जैसा मैंने बताया कि एक तो क्रोमोसोम की संख्या को फिर से सामान्य स्तर अर्थात डिप्लॉयड स्तर तक ले आना, और दूसरा ओवम को अर्थात एग को आगे विकास करने के लिए, विभाजन के लिए प्रेरित किया जाना, जिससे एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट आगे संभव हो जाता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया में ये कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं जिनके अंतर्गत इसको अध्ययन किया जाता है। पहला स्टेप है एनकाउंटर ऑफ स्पर्म एंड ओवम, दूसरा है कैपेसाइटेशन एंड कंटैक्ट, तीसरा है एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन, चौथा है एक्टिवेशन ऑफ ओवम, और पांचवा है माइग्रेशन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई एंड एम्फीमिक्सिस। तो सबसे पहले पहला स्टेप देखते हैं, एनकाउंटर ऑफ स्पर्म एंड ओवम। फर्टिलाइजेशन करने के लिए अर्थात स्पर्म और ओवम को मिलने के लिए पहली ज़रूरत है कि दोनों एक दूसरे के पास स्थित हो सकें। पास पहुँचेंगे स्पर्म और ओवम, तब एक दूसरे से वो फ्यूज हो पाएंगे, जुड़ पाएंगे। वास्तव में स्पर्म और ओवम के जो जीवन काल हैं बहुत कम होते हैं, बहुत कम समय में ये इनएक्टिव हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और इसी लिए टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो या तो ये समुद्री जल में होगा या फ्रेश वाटर में होगा, यहाँ माध्यम जल होगा। यहाँ आवश्यक ये है कि चाहे समुद्र हो चाहे फ्रेश वाटर हो, जहाँ पर स्पर्म छोड़े गए हों या जहाँ ओवम छोड़े गए हों वहीं स्पर्म छोड़ा जाए, अर्थात एक ही क्षेत्र में आसपास ही स्पर्म और ओवम रिलीज किए जाएं ताकि वो आसानी से परस्पर मिल सकें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि स्पर्म यद्यपि उसके पास टेल है, तैर सकता है, लेकिन उसके पास बहुत अधिक ऊर्जा नहीं होती है कि वो दूर तक तैर जाएगा। थोड़ा बहुत तैरेगा, उसके बाद वो नष्ट हो जाएगा, और अगर पास में ओवम उसको संपर्क में आ गए तब तो फर्टिलाइजेशन होगा, वरना ये नष्ट हो जाएंगे। समुद्री जल में कुछ, क्योंकि ये थोड़ा सा सैलाइन वाटर होता है, तो समुद्री जल में स्पर्म या ओवम का जीवन काल थोड़ा सा अधिक हो सकता है, 2 दिन तक का भी हो सकता है। लेकिन अगर फ्रेश वाटर है तो ये कुछ घंटों तक ही जीवित रहेंगे। कुछ घंटे में अगर स्पर्म और ओवम आपस में नहीं मिले तो जो भी गैमीट है वो नष्ट हो जाएगा। तो पहली आवश्यकता यह है कि स्पर्म और ओवम एग एक दूसरे के संपर्क में आ सकें। पहली आवश्यकता यही होती है कि शुक्राणु और अंडाणु एक दूसरे के संपर्क में आ सकें। दूसरा इसका स्टेप है कैपेसाइटेशन एंड कंटैक्ट। ध्यान देने की बात है कि ऐसा नहीं है कि स्पर्म और ओवम पास आ गए तो वो फर्टिलाइज कर ही देंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए दो अलग अलग जातियों का स्पर्म, एक जाति का स्पर्म और एक जाति का ओवम परस्पर पास में आ गया तो भी वो फर्टिलाइज नहीं करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पास आने पर स्पर्म और ओवम एक दूसरे के पास आने पर फर्टिलाइजेशन तो करेंगे, लेकिन तभी जब दोनों एक ही प्रजाति के अर्थात एक ही स्पीसीज के हों। F.R. लिली ने 1990 में, लिली साहब ने 1919 में एक थ्योरी बताई जिसको फर्टिलाइजिन थ्योरी कहते हैं। फर्टिलाइजिन थ्योरी कहती है कि जो मैच्योर एग होता है, परिपक्व अंडाणु होता है, वहाँ से एक रसायन निकलता है जिसको फर्टिलाइजिन कहते हैं, और उसी जाति का स्पर्म
एक दूसरा रसायन रिलीज करता है जिसको एंटी फर्टिलाइजिन कहते हैं। तो व्यवस्था यह है कि हर जाति में फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन का केमिकल नेचर अलग अलग होता है, और एक जाति का फर्टिलाइजिन उसी जाति के एंटी फर्टिलाइजिन को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। एक जाति का फर्टिलाइजिन दूसरी जाति के एंटी फर्टिलाइजिन को आकर्षित नहीं करेगा। इसका अर्थ है कि एक जाति का अंडाणु दूसरे जाति के शुक्राणु को आकर्षित नहीं करेगा, और अगर पास आ भी गए तो उनमें परस्पर क्रिया नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन जो हैं ये एंटीजन और एंटीबॉडी की तरह हैं। जिस प्रकार से स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है, उसी तरह से स्पेशल फर्टिलाइजिन के लिए उसी का मैचिंग एंटी फर्टिलाइजिन होता है, और वो मैचिंग फर्टिलाइजिन उसी ही जाति के स्पर्म में पाया जा सकता है। और जब तक फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन की मैचिंग नहीं होगी तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकेगा। तो ये फर्टिलाइजिन जो है और एंटी फर्टिलाइजिन, ये दो भिन्न जातियों के शुक्राणु और ओवम को परस्पर मिलने से रोकने की क्रिया है, या ये सुनिश्चित करने की क्रिया है कि एक ही जाति का स्पर्म उसी जाति के एग को फर्टिलाइज करे। फर्टिलाइजिन को ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में पहचाना गया है और एंटी फर्टिलाइजिन को प्रोटीन के रूप में पहचाना गया है। ऐसा माना जाता है कि जब दोनों क्रिया करते हैं तो उसमें एक केमिकल लॉक, या जैसे एंजाइम के लिए कहते हैं कि एंजाइम लॉक एंड की पर काम करता है, तो उस तरह से एक केमिकल लॉक स्थापित हो जाता है फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन के बीच में। इसी क्रिया को कैपेसाइटेशन कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ स्पर्म टू फर्टिलाइज द ओवम। और कैपेसिटी तब होगी जब ओवम से मैचिंग या ओवम से क्रिया कर सकने, ओवम के फर्टिलाइजिन से क्रिया कर सकने वाला एंटी फर्टिलाइजिन उस स्पर्म में होगा। यहाँ इस चित्र में भी दिखाया गया है, शुक्राणु और अंडाणु को एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट किया गया है। जो ब्लैक कलर के हैं ये शुक्राणु दिखाए गए हैं, और बगल में फर्टिलाइजिन जो कि अंडाणु पर पाया गया है दिखाया गया है। आप देखेंगे कि दोनों में लॉक एंड की अरेंजमेंट यहाँ पर इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। तो जब एक जाति के शुक्राणु और अंडाणु एक दूसरे के पास आ जाते हैं, उनके फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन एक दूसरे से मैचिंग होते हैं, उसके बाद अगली क्रिया होती है एक्रोसोम रिएक्शन और पेनिट्रेशन। एक्रोसोम आप जानते हैं स्पर्म का सबसे अगला हिस्सा था जिसमें बहुत से एंजाइम्स, मैंने आपको बताया था कि उसमें अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं एक्रोसोम में, और ये स्पर्म का सबसे अगला हिस्सा होता है। जो अंडाणु है या एग है उसको अनेक फॉलिकल कोशिकाएं घेरे हुए रहती हैं। उन फॉलिकल कोशिकाओं को परस्पर जोड़े रखने वाला तत्व है हायालुरोनिक एसिड। एक्रोसोम में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हायालुरोनिडेज कहते हैं, और ये हायालुरोनिडेज हायालुरोनिक एसिड को तोड़ देता है, जिससे कि जो फॉलिकल की अनेक कोशिकाएं अंडे को घेरे हुए थीं वो अलग अलग हो जाती हैं, उनके बीच से रास्ता बन जाता है। तो जब स्पर्म फॉलिकल कोशिकाओं के संपर्क में आता है तो एक्रोसोम की सामने वाली झिल्ली डिजॉल्व हो जाती है और वहाँ से हायालुरोनिडेज तथा अन्य एंजाइम्स रिलीज कर दिए जाते हैं। ये एंजाइम हायालुरोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करते हैं और इस तरह से कोशिकाओं के बीच से, फॉलिकुलर कोशिकाओं के बीच से रास्ता बना देते हैं। और इस समय जो एक्रोसोम की झिल्ली है वो एक्रोसोम ट्यूबुल बना देती है, और वो ट्यूबुल या नलिका, एक्रोसोम एक नलिका के रूप में फॉलिकल कोशिकाओं के बीच से होता हुआ अंडे की झिल्ली तक पहुंचता है। तो ये क्रिया एक्रोसोम रिएक्शन कहलाती है और पेनिट्रेशन कहलाती है, अर्थात फॉलिकल कोशिकाओं के बीच से रास्ता बनाते हुए एक्रोसोम का अंडे की झिल्ली तक पहुंचना या एग मेम्ब्रेन तक पहुंचना। अगला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ ओवम और फर्टिलाइजेशन कोन का निर्माण होना। जब एक्रोसोम की नलिका, एक्रोसोम ट्यूबुल, आप ध्यान रखें एक्रोसोम नलिका स्पर्म का ही अगला भाग है। एक्रोसोम नलिका अंडे की झिल्ली से के पास पहुंचता है
और उस समय जहाँ पर ये एक्रोसोम नलिका अंडे की झिल्ली को, एग मेम्ब्रेन को टच करती है, वहाँ पर अंडे की झिल्ली डिजॉल्व हो जाती है और इस तरह से दोनों ही झिल्लियाँ, कौन सी झिल्ली, स्पर्म की झिल्ली जो कि एक्रोसोम के बाहर थी और एग की झिल्ली, दोनों झिल्लियाँ एक दूसरे से मिल जाती हैं। जो रचना बनती है इसको फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कोन ऐसी रचना है जो स्पर्म और एग को एक दूसरे से जोड़ दे रही है। और अब ध्यान से देखेंगे, जैसा मैंने बताया दोनों झिल्लियाँ परस्पर जुड़ गईं तो अंडे की झिल्ली और स्पर्म की झिल्ली एक ही हो गई। वही झिल्ली जो एग के ऊपर है वो कंटिन्यू हो गई स्पर्म तक। और अब जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो इसी फर्टिलाइजेशन कोन से होता हुआ एग में पहुंच जाता है। स्पर्म का हेड और स्पर्म का मिडिल पीस ये इसी फर्टिलाइजेशन कोन से होते हुए ओवम में या एग में पहुंच जाते हैं। अगला स्टेप इसके बाद होता है कॉर्टिकल रिएक्शन और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का बनना। तो ये अवस्था हो गई वास्तव में, अब दोनों ही अंडाणु और शुक्राणु दोनों की झिल्लियाँ एक हो गई। अब दोनों मिलकर के एक कोशिका हो गई, दोनों को न्यूक्लियस अभी दूर हैं। तो आगे की रचना देखते हैं। जो अंडा होता है इसके बाहर की झिल्ली को वाइटलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। ये झिल्ली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। तो अंडे के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाइटलाइन मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाइटलाइन मेम्ब्रेन है, उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ कुछ दानेदार या ग्रेनुलर रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल कहते हैं। तो ज्यों ही स्पर्म और ओवम की झिल्लियाँ एक दूसरे को टच करती हैं, ऊपर वाले पॉइंट में मैंने कंटैक्ट वाली बात कही थी, तो ज्यों ही फर्टिलाइजेशन कोन बनी या ज्यों ही दोनों झिल्लियाँ एक दूसरे से मिली, उसी समय ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल फट जाते हैं और जो कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल में भरा हुआ पदार्थ है वो प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की तरफ पहुंच जाता है। तो आप देखेंगे दो झिल्लियां आपको बताई थी, प्लाज्मा झिल्ली और वाइटलाइन मेम्ब्रेन या वाइटलाइन झिल्ली। दोनों झिल्लियों के बीच के स्थान में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से निकला हुआ पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। तो अब स्ट्रक्चर क्या हो गया, बाहर वाइटलाइन मेम्ब्रेन, उसके बाद कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से निकले हुए पदार्थ और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो रचना बनी इसको फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनने का अर्थ है कि अब कोई अन्य शुक्राणु उस अंडाणु में प्रवेश नहीं कर पाएगा। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के बनने के पहले ही प्रवेश कर सकते थे। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन अनेक शुक्राणुओं को एग में पहुंचने से रोकता है। तो ये तो कॉर्टिकल रिएक्शन था, अर्थात कॉर्टेक्स के ग्रेन्यूल्स का फटना, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फटना और उनका एक और झिल्ली बना लेना, वाइटलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक अन्य झिल्ली भी बना लेना। इसी के साथ ही साथ अंडे में मेटाबॉलिक क्रियाएं भी तेज हो जाती हैं। रेस्पायरेशन रेट बढ़ सकता है, प्रोटीन के निर्माण प्रारंभ हो जाते हैं और जेनेटिक मटेरियल भी बनना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात एग स्पर्म के टच होने के बाद और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनने के बाद आगे की गतिविधियों के लिए, विभाजन के लिए सक्रिय हो जाता है, क्लीवेज के लिए सक्रिय हो जाता है। इसी के साथ ही साथ जो स्पर्म न्यूक्लियस, मैंने बताया था कि स्पर्म का हेड आगे प्रवेश कर गया था, जो स्पर्म का न्यूक्लियस है उसके आगे आगे क्या था, एक्रोसोम था।
न्यूक्लियस 180 डिग्री पर घूम जाता है, रोटेट कर जाता है। तो पहले जहाँ आगे एक्रोसोम था, रोटेशन होने के बाद एक्रोसोम वाला हिस्सा पीछे आ जाता है और जो सेंट्रियोल था वो आगे आ जाता है। और उसके बाद इस न्यूक्लियस में कुछ आकार में वृद्धि हो जाती है। आकार में वृद्धि होने से ये मेल प्रोन्यूक्लियस कहलाने लगता है। इसी प्रकार जो अंडे का न्यूक्लियस है उसमें भी कुछ आकार वृद्धि हो जाती है और अब वो फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहलाता है। फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अब दोनों ही प्रोन्यूक्लियस, मेल प्रोन्यूक्लियस अर्थात शुक्राणु का जो न्यूक्लियस था और फीमेल प्रोन्यूक्लियस अर्थात जो अंडाणु का न्यूक्लियस है, ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। दोनों की झिल्लियाँ जहाँ एक दूसरे से मिलती हैं एक दूसरे से फ्यूज हो जाती हैं और अब एक कॉमन न्यूक्लियस बन गया जो कि जाइगोट न्यूक्लियस है। कॉमन सेल तो पहले ही बन गई थी, दोनों ही कोशिकाओं की झिल्लियाँ पहले ही मिल गई थीं, अब दोनों के न्यूक्लियस भी मिल गए। न्यूक्लियस के मिलने की इस प्रक्रिया को एम्फीमिक्सिस कहते हैं और इस प्रकार से जाइगोट का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों ये प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन की है। आशा है आप समझ गए होंगे। कोई समस्या हो तो अवश्य पूछेंगे।